गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक नंबर 9.12.2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग एंजाइम के एक्टिविटीज़ वगैरह को अच्छे तरीके से देखेंगे। जैसे देखो, हाउ डू एंजाइम ब्रिंग्स अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्सन, मतलब कि एंजाइम कैसे हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्सन करता है। देखो, इसे समझने के लिए हमें तो सबसे पहले एंजाइम के बारे में और भी ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ना होगा। जैसे हम लोगों को पता है कि जहाँ पे एंजाइम के पास एक बेसिकली साइट प्रेजेंट होता है, जिस चीज़ को क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं, जहाँ पर सबस्ट्रेट कंबाइन होता है एक्टिव साइट से और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। याद है ना। अब देखो कि द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्सन रेफर टू अ रिएक्शन, मतलब कि अगर कोई भी केमिकल या फिर मेटाबॉलिक का कन्वर्सन होगा, उसी चीज को अपन क्या कह सकते हैं, रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है। और देखो कि केमिकल जो होता है कन्वर्टेड होता है प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, यानी जो केमिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसी चीज को क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। और याद रख लेना, एंजाइम यानी इसके पास प्रोटीन विथ अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट, जो कि क्या करता है, कन्वर्ट करता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में। बताया गया था ना इससे पहले। देखो अब क्या है कि जरा इसे समझने का कोशिश करो। इट इज नाउ अंडरस्टूड दैट सबस्ट्रेट हैज टू बाइंड एट अ एंजाइम विद द एक्टिव साइट विद इन अ गिवन क्लेफ्ट और पॉकेट। मान लो ये मेरा एंजाइम है, ठीक है। ये मेरा सबस्ट्रेट है। क्या बनेगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट बनेगा। क्या चीज बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। बेटा ये जो रीजन का दिख रहा है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट, और ये एक्टिव साइट पे ये रीजन सबस्ट्रेट का आकर के क्या कर देगा, बाइंड कर देगा। देखो, एंजाइम एक्टिव साइट विद इन अ क्लेफ्ट और अ पॉकेट। सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा किसके तरफ, एक्टिव साइट की तरफ। दस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दिख रहा है। ई स्टैंड होता है किसके लिए, एंजाइम के लिए, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है ट्रांजिएंट फेनोमेना, यानी ईएस कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है एक ट्रांजिएंट फेनोमेना है ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट बाउंड टू एन एंजाइम एक्टिव साइट a new structure of a substrate called as the transitional state structure is formed। उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर स्टेट का फॉर्म करता है। कोई दिक्कत। अब जरा देखो कि ट्रांजिशनल स्टेट बोल दिया गया कि ट्रांजिशनल स्टेट फॉर्म करता, तो ये है क्या। अब जरा डायग्रामेटिक टर्म्स देखना। ये सिंपल मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये रिएक्शंस के टाइप है ना। अब देखो कि ये कॉन्सेप्ट है एक्टिवेशन एनर्जी का। किसका कॉन्सेप्ट है, एक्टिवेशन एनर्जी का, जिसमें एंजाइम का एनर्जी को बढ़ाया जाता है। ठीक है। और कहोगे एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं, मतलब कि एनर्जी रिक्वायर फॉर प्रोसीडिंग ऑफ chemical reaction is known as what, activation energy। उस चीज को क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। देख लो, अब ये सबस्ट्रेट है लेबल, ठीक है।
ये प्रोडक्ट है। अब एनर्जी रिक्वायर कर रहा है ना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी किसी भी रिएक्शंस का, इसमें दो चीज, एंजाइम लगता है और एक बिना एंजाइम का होता है। देखो एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवाता है, लेकिन जो बिना एंजाइम के रहते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं करवा पाते। अरे ये बात समझ में? तो इसमें क्या रहा कि जो विदाउट एंजाइम है उसकी ट्रांजिशनल स्टेट क्या होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी काफी ज्यादा होगा। बोलो हाँ या ना? यानी हाइयर ट्रांजिशनल स्टेट होगा ना तो वो क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा पिक फॉर्म करेगा और अल्टीमेटली लॉन्ग टाइम लेगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने का। जबकि अगर एंजाइम के साथ एनर्जी को एक्टिवेट किया जाएगा तो सबस्ट्रेट बहुत इजी तरीके से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? सबस्ट्रेट मान लो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है और प्रोडक्ट हमारा कार्बोनिक एसिड है। देखे थे ना H2CO3 कार्बोनिक एसिड। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? यही चीजें हैं। अब यहां पर देख लेना एक टर्म आता है Km वैल्यू। Km वैल्यू को अपन Km वैल्यू भी कहते हैं या फिर और कह लो माइकलिस कांस्टेंट भी कहते हैं। अब जरा समझना ये है क्या, Km वैल्यू माइकलिस कांस्टेंट। इसका ये कहना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, क्या चीज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच वेलोसिटी ऑफ enzymatic action reaches half of its maximum value। क्या करता है, उसकी वैल्यू जस्ट हाफ हो जाती है उसके मैक्सिमम वैल्यूज को लेकर के, उसी चीज को अपन क्या कह सकते हैं, Km वैल्यू कहते हैं। यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच, दिख रहा है वेलोसिटी, ये देखो यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या दिख रहा है, वेलोसिटी हाफ हो जा रहा है ना, तो उसी चीज को क्या कह सकते हैं, Km वैल्यू कहते हैं, है ना? याद रख लेना Km वैल्यू जो होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एफिनिटी का। ठीक है? मतलब कि अगर हाइयर एफिनिटी होगा एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ तो Km वैल्यू क्या होगा, कम होगा। एक्चुअल में Km वैल्यू क्या है, ये पिक का फॉर्मेशन है Km वैल्यू। आई बात समझ में? सो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब क्या है कि वेरी सून एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग कंप्लीटेड होगा, प्रोडक्ट रिलीज होगा एक्टिव साइट से, और अदर वर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। मतलब लास्टली क्या रहा, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। देखो जो पाथवे ट्रांसफॉर्मेशन का जाएगा उसी चीज को ट्रांजिशनल स्टेट स्ट्रक्चर कहते हैं, है ना? जो पाथवे का स्ट्रक्चर गया जिससे कि क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसे ट्रांजिशनल स्टेट कहते हैं। देखो दे कुड बी मेनी मोर अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट। जैसे इम्प्लीकेट इन द स्टेटमेंट इज द फैक्ट दैट ऑल अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल स्टेट आर अनस्टेबल। जो भी इसके बीच का इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल स्टेट होगा वो अनस्टेबल होगा, जिसमें कि स्टेबिलिटी जो होगा वो समटाइम्स रिलेटेड होगा किसके साथ, एनर्जी स्टेटस से और मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर से। ध्यान रखना, ये इसकी स्टेबिलिटीज बताएगी। आई बात समझ में? जैसे देखो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोग्रेशंस ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, और स्टेट किस चीज से, थ्रू ट्रांजिशनल स्टेट।
आई बात समझ में? जैसे अब आप जानते हो कि यू वुड नोटिस टू थिंग, एनर्जी लेवल एस और पी का डिफरेंट है। पी का जो है काफ़ी लोअर एनर्जी है देन द एस, और रिएक्शंस कैसा है, ये एक्सोथर्मिक है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है। कैसे एनर्जी रिलीज हो रहा है बेटा, याद रख लेना, जहाँ पे भी कभी भी ग्राफ में अप एंड डाउन दिखे, ठीक है, और कभी भी ग्राफ में सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ मिल करके बाइंड करके प्रोडक्ट बना, वो हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। क्लियर? देखो, नो नीड टू सप्लाई एनर्जी बाय हीटिंग, ठीक है, वेदर इट इज द एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस और एन एंडोथर्मिक एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शंस, जिसमें देखो एस गो थ्रू एज मच हाइयर स्टेट और ट्रांजिशनल स्टेट, ठीक है, जिसमें कि डिफरेंस होगा एवरेज एनर्जी कंटेंट एस का फ्रॉम दैट दिस ट्रांजिशनल स्टेट कॉल्ड एज द एक्टिवेशन स्टेट। देखो एंजाइम जो है ना इवेंचुअली नीचे ब्रिंग करेगा दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशनल ऑफ एस टू पी मोर इजी, ठीक है। अब देखो नेचर ऑफ एंजाइम, नेचर ऑफ एंजाइम हमेशा याद रख लेना, एंजाइम हमेशा सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग साइट से क्या होगा, मॉलिक्यूल का फॉर्म करेगा, यानी उस जगह पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। देखो एंजाइम, एंजाइम के पास एक्टिव साइट होता है, ठीक है, सबस्ट्रेट के पास क्या होता है, बाइंडिंग साइट होता है। जब दोनों आपस में कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, ईएस कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर एंजाइम प्रोडक्ट बनता है और फाइनली एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो किसी भी कैटालाइटिक साइकिल के लिए एंजाइम रिएक्शन डिस्क्राइब किया गया है फॉलोइंग स्टेप्स में। पहला, सबस्ट्रेट बाइंड होगा एक्टिव साइट से और फिट हो जाएगा एक्टिव साइट में। सेकेंड, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंक्लूड द एंजाइम और अल्टर करेगा उसके शेप ताकि फिट करेगा टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, ठीक है, वो क्या कर लेगा, कंप्लीटली टाइट होकर के फिक्स हो जाएगा, है ना। जैसे कि हम लोग लॉक एंड की मेथड पढ़ते हैं, ये रहा लॉक, ये रहा की। अब देखो की ऐसा बनता है जो कंप्लीटली इसके अंदर जाकर के क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या रहा, मान लो कि एंजाइम हुआ और ये सबस्ट्रेट हुआ, तो क्या हो गया, ताला जो खुल गया, ये क्या हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। ये लॉक एंड की मेथड्स है समझाने के लिए, आ रही बात समझ में। देखो अब एक्टिव साइट एंजाइम का क्लोजली प्रॉक्सिमिटी होगा सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट का, और केमिकल बॉन्ड सबस्ट्रेट का क्या करेगा, तोड़ना शुरू करेगा, ठीक है। और फाइनली जो एंजाइम रिलीज करेगा प्रोडक्ट का किसी भी रिएक्शंस, और फ्री एंजाइम जो होगा रेडी होगा बाइंड अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सबस्ट्रेट जो कि रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। मतलब क्या रहा कि जो एंजाइम रिलीज होगा प्रोडक्ट बनाने के बाद, वो एंजाइम अब फ्री हो चुका होगा किसी दूसरे अदर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। आई बात समझ में, ध्यान देना। नेक्स्ट, अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइमेटिक एक्शन। अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्शंस क्या है, ठीक है। पहला जो इसमें सबसे ज़्यादा चेंज करेगा वो है टेम्परेचर और पीएच। जिससे देखो एंजाइम जनरली फंक्शंस करेगा काफ़ी नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे, इसका ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है। कारण अगर टेम्परेचर हाई हो गया, टेम्परेचर आप बढ़ा दिए, तब एंजाइम डीनेचुरेट कर जाएगा यानी टूट जाएगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर हद से ज़्यादा घटा दिए तब क्या चीज़ हो जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, है ना। अब देखो जिसके साथ, किसके साथ, पीएच के साथ। प्रत्येक एंजाइम शो करेगा इसकी हाईएस्ट एक्टिविटी किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, पीएच पर, जिसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं या ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। आप जानते हो किसी भी केमिकल रिएक्शंस का क्या है कि कोई एक टेम्परेचर रेंज होता है जहां पर उसकी एक्टिविटी काफ़ी मैक्सिमम हो जाती है। अब देखो ये एक्टिविटी बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू
लो टेम्परेचर प्रिजर्व होता है एंजाइम का जो टेम्परली इनएक्टिव स्टेट होता है, जबकि दूसरा हाई टेम्परेचर होता है और डिस्ट्रॉय करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज बिकॉज द प्रोटीन इज डीनेचुरेटेड बाय हीट। प्रोटीन किसके साथ है? हीट के साथ डीनेचुरेट होता है। जैसे देखो ये पीएच, ये टेम्परेचर मान लो, ये कुछ मान लो, ये कुछ मान लो, ये पीएच नॉर्मल 7 है, ये 4 है, ये 10 है। इसमें समझो कि अगर एसिडिक बढ़ता जाए तो भी एंजाइमेटिक एक्शन घट जाएगा, अगर अल्कलाइनिटी बढ़ता जाए तो भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी पीएच एक ऑप्टिमम होना चाहिए। सेम टेम्परेचर का अगर इधर 20 डिग्री सेल्सियस है, इधर 36 डिग्री सेल्सियस है रूम टेम्परेचर, और इधर नियर अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री नहीं यार, 50 डिग्री सेल्सियस। अब जरा समझो कि टेम्परेचर घटा तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई? इनएक्टिव होगी। टेम्परेचर नॉर्मल हुआ तो मैक्सिमम चला गया, लेकिन टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ गया तो वो फिर से क्या हो गया? डीनेचुरेट हो। ठीक है, डीनेचुरेट का मतलब उसके बीच का ही बॉन्ड टूट जाना, क्योंकि कोई भी एंजाइम हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता है। सेम चीज केएम वैल्यू। अब जरा देखो कि वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शंस, ये दिख रहा है माइकलिस कांस्टेंट, बताया था ना कि ये एक एक्चुअल में वेलोसिटी होता है एंजाइमेटिक रिएक्शंस का, कि वो मैक्सिमम वैल्यू सबस्ट्रेट का कितने देर में पहुंचता। ठीक है, ये दिख रहा है वेलोसिटी मैक्स, और आई थिंक केएम वैल्यू बता दिया गया है तो आपको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बेटा जितने भी ग्राफ है, ये ग्राफ काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस। देखो यहाँ पर समझाया जाएगा। देखो विद द इंक्रीज इन अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, वेलोसिटी ऑफ अ एंजाइम रिएक्शन राइजेज एट फर्स्ट। अब देखो राइज किया, लेकिन अल्टीमेटली वो अपने मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंच जाएगा और उसके फर्दर एग्जिट नहीं करेगा कंसंट्रेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कारण क्या है कि एंजाइम की मॉलिक्यूल काफ़ी कम है ना, किसके रेस्पेक्ट में? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में। जब ये सब सारे मॉलिक्यूल्स आपस में सैचुरेशन लेवल पे चले जाते हैं, ठीक है, तो कोई भी एंजाइम का मॉलिक्यूल्स फ्री नहीं रहता, तो वो क्या करता है? सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाता है और अल्टीमेटली क्या करता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ध्यान रखना, यानी कभी भी एंजाइम कम चाहिए और सबस्ट्रेट ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अब देखो ये जो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम है ये सेंसिटिव होता है ताकि किसके प्रेजेंस में? स्पेसिफिक केमिकल जो कि बाइंड करता है एंजाइम का। जैसे देखो मतलब कि जो एंजाइम है ना वो काफ़ी सेंसिटिव होता है किसी भी स्पेसिफिक केमिकल का। जैसे व्हेन द बाइंडिंग ऑफ अ केमिकल शट ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी इज कॉल्ड एज द इनहिबिशंस। यानी अब एक्टिविटी एंजाइम की घट गई, खत्म हो गई, बंद हो गई, उसे इनहिबिशन कहेंगे, और जो इसने काम किया वो इनहिबिटर कहलाएगा। ठीक है, अब जरा देख लो कि अब इनहिबिटर ऑलवेज क्लोजली रिलेटेड होता है सबस्ट्रेट का, वो भी इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि अगर कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, तो अगर सबस्ट्रेट का बराबरी वाला कोई दूसरा बंदा नहीं रहेगा इनहिबिटर, तब तक तो रिएक्शन को इनहिबिट नहीं कर सकता ना। क्यों? क्योंकि उसे तो एंजाइम को अपने तरफ खींचना होगा ना, क्या आ जाओ भाई एंजाइम मेरे तरफ आ जाओ, मैं ये करता हूं, तुम इसके साथ रिएक्शन मत करो, इसका रिएक्शन तोड़ दो। आई बात समझ में? तो इनहिबिटर क्या करेगा? इनहिबिट करेगा एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम को, और इसी चीज को कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं। आई बात समझ में? मान लो कि केमिकल ए है और एक केमिकल बी है, ये एंजाइम के साथ रिएक्ट कर रहा है और केमिकल सी बना रहा है, तो अगर ए के साथ साथ बी प्रेजेंट हो जाएगा तो एंजाइम बी को पकड़ लेगा, सी को नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके पीछे का कोई एग्जाम्पल तो है कि चलो लिख ही लो, जैसे मैलिक एसिड
क्या करता है, मैलेनोइक होगा यार, मैलिक नहीं होगा, मैलोनेट, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, मैलोनिक एसिड कहते हैं। ये कॉम्पीट करता है किसके साथ, सक्सीनेट के साथ, जिसे सक्सीनिक एसिड कहते हैं। कुछ एंजाइम के लिए सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ। ठीक है, आई बात समझ में? क्या फॉर्म करने के लिए, फॉर्म करने के लिए फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, फ्यूमेरेट कहते हैं। आई बात समझ में? क्लोजली स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज है सबस्ट्रेट का, इनहिबिटर कॉम्पीट करता है सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है, बाइंडिंग साइट का, और कंसिक्वेंटली द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड, एज अ रिजल्ट द एंजाइम एक्शंस डिक्लाइन, एग्जाम्पल इनहिबिशंस ऑफ succinic dehydrogenase by the malonate which is closely resembles as the substrate succinate in structure, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो जाएगा जो कि ऑफन कंट्रोल करेगा बैक्टीरियल पैथोजेंस का। एग्जाम्पल जितना बता रहा हूँ ना बेटा, आपको यही याद रखना, इससे एक लाइन भी ज़्यादा याद मत रखना। क्यों? आने के चांसेस ही नहीं, पूछे ही नहीं जाएंगे, क्यों याद रखोगे। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर में क्या है कि कौन कौन सा एंजाइम का क्या क्लासिफिकेशन है और क्या नोमेनक्लेचर है, जरा समझो। बहुत सारे 1000 ऑफ एंजाइम आज तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं, आइसोलेट किए गए हैं और स्टडी किए गए हैं। जैसे देखो, मोस्ट ऑफ द एंजाइम वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं, लेकिन एंजाइम को 6 क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है विथ 14 से लेकर के 13 सब क्लास अकॉर्डिंग टू द 4 डिजिट। जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, मतलब कि ये एंजाइम जो कैटेलाइज करता है ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन द 2 सबस्ट्रेट, यानी देखो, एक सबस्ट्रेट रिड्यूस करेगा, एक सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। इस टाइप के चीज को अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअल में डिहाइड्रोजिनेज और ऑक्सीडो रिडक्टेज कहते हैं, क्योंकि देखो एस ऑक्सीडेज बन गया, देखो डिस्प्लेस हो गया ना, एस डैश एस रिडक्टेज बन गया। ये ट्रांसफरेज एंजाइम क्या रहता है कि ये ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है एक कंपाउंड, एक सबस्ट्रेट से लेकर के दूसरे सबस्ट्रेट पे। देखो दिख रहा है, ट्रांसफर हो गया ना। हाइड्रोलेज मतलब कि लेज है, ध्यान देना, यह हाइड्रोलिसिस करेगा ईस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, कार्बन कार्बन, कार्बन हैलाइड और फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड को, उसे हाइड्रोलेज कहें। लाइएज समझो, लाइएज वो बॉन्ड करेंगे जो रिमूव करेगा ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस, यानी ब्रेकडाउन से, लिविंग द बॉन्ड, जिसमें देखो ये बॉन्ड तोड़ रहा है, अलग कंपाउंड बना रहा है, ये अलग कंपाउंड बना रहा है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर का फॉर्मेशन और खास करके वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ना। हाइड्रो का मतलब वाटर और लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, ध्यान देना, ठीक है। देखो आइसोमेरेज, आइसोमेरेज का मतलब कि इंक्लूडिंग ऑल एंजाइम, ये आइसो का सेम यानी इंटरकन्वर्सनल ऑप्टिकल जियोमेट्रिक पोजीशन या पोजीशन ऑफ आइसोमर्स कर लेगा, यानी पोजीशन चेंज करेगा ग्रुप में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होता आइसोमेरेज में, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ध्यान रखना। मॉलिक्यूलर सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। अब आता है लाइगेज। लाइगेज का मतलब होता है लिंकिंग टुगेदर दो कंपाउंड का, जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, ये सब सारे बॉन्ड जो होते हैं आपस में जुड़ते हैं लाइगेज की वजह से। लास्ट टॉपिक अपना बचा जिस चीज को अपन क्या कहते हैं, को फैक्टर कहते हैं। समझना ये को फैक्टर है क्या, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है ये। को का मतलब समझो, कोई भी बोलो।
को का मतलब हो गया साझेदारी वाला, कंबाइंड इफेक्ट, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, को फैक्टर। ठीक है, जो उसके साथ क्या होते हैं, चलते हैं। कि जो वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, जिसमें कि नंबर ऑफ द केसेस में ये देखा गया कि जो नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट्स हैं उस चीज को अपन क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? देखो, जिसमें कि प्रोटीन के पोर्शन पे एंजाइम को, उस चीज का नाम अपन क्या देते हैं, कॉल्ड एज द एपो एंजाइम। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, एपो एंजाइम कहते हैं। एपो एंजाइम क्या रहा कि एक ऐसा चीज रहा जो एंजाइम का पोर्शन रहा। ठीक है, जो कि प्रोटीन रहा। ठीक है, 3 काइंड ऑफ कोफैक्टर होते हैं। पहला प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक का मतलब जानते हो ना, फॉल्स ग्रुप्स, कोएंजाइम और मेटल कंपाउंड। प्रोस्थेटिक ग्रुप एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, ध्यान रखना। क्या होंगे ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, जो कि डिस्टिंग्विश हो जाएंगे कोफैक्टर का, क्योंकि ये टाइटली बाउंड होगा किसके साथ, एपो एंजाइम के साथ। ठीक है, एग्जांपल, पेरोक्सीडेज कैटेलाइज करेगा, ब्रेक डाउन करेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, ठीक है, टू वाटर एंड ऑक्सीजन। जबकि हेम जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ठीक है, किसका, हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। हेम आयरन कंपाउंड है। ठीक है, और उसका जो एक्टिव साइट होता है एंजाइम का, वो हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब बात करते हैं कोएंजाइम का। ठीक है, कोएंजाइम ऐसे होते हैं, ये भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन इनका एसोसिएशन एपो एंजाइम के साथ ट्रांजिएंट होता है। ट्रांजिएंट्स का मतलब कि हाँ भाई चलो मिलजुल करके चल सकते हैं, ऐसी वाली स्थिति रहती। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटेलिसिस ही ये दोनों आपस में आते हैं। देखो, कोएंजाइम बहुत सारे सर्व्स करेगा, जैसे कोफैक्टर इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम और कैटेलाइसिस रिएक्शंस पे। मतलब कोफैक्टर का मतलब साझेदारी, म्यूचुअल जिसे कहते हैं, वो एक्चुअल में को है। जैसे देखो क्या है कि केमिकल कंपोनेंट कोएंजाइम एंड विटामिन में, जैसे कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जिसे NAD कहते हैं, फिर NADP कहते हैं जो कि कंटेन करता है विटामिन रिच नैंसीन। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर करता है मेटल आयन फॉर देयर एक्टिविटी, जो कि फॉर्म करता है कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड विथ अ साइड चेन ऑफ द एक्टिव साइट। क्या है, कोऑर्डिनेशंस बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, वो भी साइड चेन के साथ, है ना। ये चीज, ये फॉर्म जो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड कहता है, मतलब कि जो कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड करता है ये सबस्ट्रेट के साथ। जैसे एग्जांपल क्या है, जिंक कोफैक्टर। ठीक है, किसके लिए, तो प्रोटियोलाइटिक ग्रुप कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए। ये भी लाइन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, जो जो एग्जांपल इसमें दिख रहे हैं वो सारे एग्जांपल को आपको रट करके बैठ जाना है। अब देखो, कैटालाइटिक एक्टिविटीज जो होता है वो उस समय लॉस होता है जब उसके कोफैक्टर को अपन रिमूव कर देते हैं। मतलब समझो, ठीक है, कि एक बंदा है दूसरे बंदे को ला रहा है, तो दूसरा बंदा का फ्रेंड जो है वो काफी स्ट्रांग है। तब मान ले कि A B है, B का एक बंदा काफी ज्यादा फाइटर है, और इन दोनों को C में कन्वर्ट हो जाना है, यानी गैंगस्टर बनना है। तो अगर B नहीं रहेगा तो A कभी गैंगस्टर बन पाएगा क्या, नहीं ना। क्यों, क्योंकि B जिसे ला रहा है वो फाइटर है, और यही क्या हो गया, ये तो कोफैक्टर हो गया ना। देखो, कोफैक्टर रिमूव the enzyme by the testifies that they plays a crucial role in a catalytic activities of enzyme। यानी अब इसे गैंगस्टर बनना था तो ये जो कोफैक्टर है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बी का अगर दोस्त नहीं आता तो क्या ए कभी गैंगस्टर बन पाता, नहीं। यही चीज हमें क्या करना है, ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स। सो हमारे टॉपिक सारे कंप्लीट हो गए। कंप्लीट होने के बाद मैंने जितना NCERT यहाँ पर समझा है, इस जगह पर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले अच्छे तरीके से NCERT कवर करो, देन कहीं कुछ और जाना। ठीक है, सो स्टूडेंट